बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है उसका नाम है कूलम्स लॉ। कूलम लॉ के उसके फौरन बाद न्यूमेरिकल है, एग्जाम में भी इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो ज्यादा बेहतर ये है कि चूंकि हमने फ्रेशली ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो हम इसके न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ वो हमारे चैप्टर के एंड में कूलम लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है पहले वो करेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। राइट सर? जी सर एक सवाल था, ये जो क्या नाम है एप्सिलॉन नॉट आर की जो वैल्यू है हर मीडियम की डिफरेंट होती है? हाँ, ये डिफरेंट होती हैं। ये इस तरीके से मैं अभी तुम लोगों से बात कर लेता हूँ। देखो अभी बता देता हूँ। ये असल में इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और ये वैल्यूज जो है ना, इसको ये किस तरीके से होती हैं अभी कोई इशू नहीं है, अभी बता देते हैं। ये वो चीज है जिसको हमने कहा था रिलेटिव परमिटिविटी, या जिसको हमने क्या नाम दिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दो नाम हम देते हैं। तो मुख्तलिफ मटेरियल्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिविटीज हमें दी हुई है। ये तुम देख सकते हो, देख रहे हो, ये मुख्तलिफ मटेरियल्स के नाम है, उनके कुछ टेम्परेचर है और ये उनकी एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है। ये नजर आ रहा है एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटीज उनकी दी हुई है। राइट, तो अब आप देखो एयर की, अगर आप गौर करो एयर की, ड्राई एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो कितनी है, 1 है। तो अगर इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 1 है, इसलिए हम कहते हैं स्पेस जब मीडियम ना हो तो उसकी परमिशन को अगर हम 1 माने, रिलेटिवली 1 माने, तो एयर की भी परमिशन हमारे पास बिल्कुल 1 है। तो 1.0030 है हमारे पास। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, इसलिए हम एयर या वैक्यूम को सेम मान लेते हैं। राइट, तो ये रिलेटिव परमिटिविटीज है और ये रिलेटिव परमिटिविटीज देखिए ग्रेटर देन 1 है। आप नोट कर रही है बात सारी, ग्रेटर देन 1, ये सबकी ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 होने का मतलब सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 का मतलब ये मल्टीप्लाई और ये किससे रिलेट की जा रही है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ओके, तो ये वो वैल्यूज हैं। मेरा ख्याल है जरा बात समझ में आ गई होगी। सर ये डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ये उन्होंने मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे दिए, इसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इट डजंट मैटर, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। ये वो टेम्परेचर है जो कि आमतौर पर जिस पे स्टेबलाइज हमारे पास मटेरियल मौजूद होता है, ये वो टेम्परेचर है। असल बात ये याद रखने की कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बेसिकली रिलेट हो रहा है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है वैल्यूज के ऊपर। मसलन अगर मैं कहता हूं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मैं कहता हूं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब देखो इसमें सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, हाँ, इसमें एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R भी आ गया। मतलब मैं इस एप्सिलॉन R को छोड़ के इस इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये पूरी इक्वेशन है मेरे पास इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/एप्सिलॉन R। क्या कह रहे हैं, तो ये पूरी वैल्यू एप्सिलॉन R से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये समझ लें 1/एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ग्रेटर देन 1 इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब दो चार्जेस के दरमियान आप कोई मटेरियल प्लेस करेंगे तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वजह से जो फोर्स बिटवीन द चार्जेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट की बातें हैं, इसका न्यूमेरिकल में कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट की बातें ये इसलिए कि जहां भी चार्जेस के दरमियान मटेरियल हो वहां इफेक्ट्स के ऊपर हम बात ज्यादा करते हैं। जैसे जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो हमारे लिए ये चीज बहुत अहम हो जाएगी कि चार्जेस के दरमियान जब मटेरियल आया तो कैपेसिटेंस पे या चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, आया उस पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, अगर फर्क पड़ा तो क्या फर्क पड़ा, ज्यादा हुई या कम हुई, क्यों हुई, वो तमाम चीजें हम इससे रिलेट करके बात करेंगे। सो वेट फॉर द टॉपिक, जब वो टॉपिक आएगा चैप्टर के एंड में तो वहां पर ये दोबारा से आ जाएगा। वहां पर जब ये आएगा तो उसका नाम क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैंने अभी से इसका नाम बता दिया, रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मैसेज कर दिया था ग्रुप के ऊपर कि कैलकुलेटर रेडी रखिएगा। चलिए जनाब, चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ का है। हमारे बुक का पेज 76 77 के ऊपर इसका न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है जिसको हम कहते हैं 12.1। इस न्यूमेरिकल में साहब हमसे फरमा रहे हैं कि दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मेरे पास एक चार्ज है और ये दूसरा मेरे पास चार्ज है, पहले चार्ज को मैं कह रहा हूं Q1 और दूसरे चार्ज को कह रहा हूं Q2, तो Q1 Q2 1 2 लिखने का मतलब ये हुआ
कि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करूंगा, अनइक्वल। तो ये वर्ड, ये मतलब हुआ अनइक्वल का, कि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। फिर साथ में पॉइंट चार्ज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मैंने कल भी आपसे कहा था हम चार्ज की शेप से इंडिपेंडेंट होकर बात कर रहे हैं, लिहाजा जो चार्ज की शेप हम ले रहे हैं वो पॉइंट की तरह है। ओके, तो दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो मैंने दोनों पॉजिटिव बना लिए, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये जो फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन, तो जिस फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो है 0.2 न्यूटन है मेरे पास। अब वो आगे कह रहा है एंड दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। इस वक्त इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस की यूनिट मीटर होता है, तो मैं आसान टेक्निक ये इस्तेमाल करता हूं कि 10, क्योंकि मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, तो सेंटी एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है 10⁻⁻²। तो मैं आमतौर पर इस तरीके से लिख देता हूं क्योंकि मुझे कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखने में कोई इशू नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उसको 100 से डिवाइड करके जिस तरीके से आमतौर पर कहा जाता है तो 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, कह रहा फाइंड द फोर्स व्हिच ईच एक्सर्ट ऑन ईच अदर। अगेन वो हमसे जो बात कह रहा है वो कह रहा है फाइंड फोर्स, इन दोनों के दरमियान फोर्स बताइए। दोबारा से क्वेश्चन मार्क। व्हेन दे आर, जब वो दोनों एक दूसरे से दूर हो, ऑप्शन ए में कह रहा है 1 सेंटीमीटर अपार्ट और ऑप्शन बी में कह रहा है 5 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ऑप्शन ए में इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमने 1 सेंटीमीटर और पार्ट बी ए के अंदर और पार्ट बी के अंदर दोनों के दरमियान डिस्टेंस आर हमने कितना 5 सेंटीमीटर ले लिया। इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 100 से डिवाइड करें ये हो जाएगा 0.01 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 मीटर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो न्यूमेरिकल जरा समझो क्या है। दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान फोर्स दी हुई है, डिस्टेंस उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। वो कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान दोबारा से वो पूछ रहा फोर्स क्या होगी अगर डिस्टेंस चेंज कर दो। ऑब्वियस सी बात है, कल हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, दो चार्जेस के दरमियान एक फोर्स है, अगर उस डिस्टेंस को कम या ज्यादा आप करोगे तो उनके दरमियान फोर्स चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने फोर्स मालूम करनी है इन डिस्टेंस के ऊपर, तो मैं इससे लेके जरा चलता हूं और आपको बताता हूं कि वो क्या है। देखो मैंने लिखा सोल्यूशन, मैंने लिखा अगर मुझे फोर्स मालूम करनी है तो कूलम लॉ मेरे पास क्या है, के। याद है ना मैंने कहा था न्यूमेरिकल में हम के डायरेक्ट के लिखेंगे, कोई 1/4πε0 या εr लिखने की जरूरत नहीं है, और इस के की वैल्यू हमें पता होती है। हम लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे मालूम करनी है फोर्स, के मुझे पता है ऑलरेडी अननोन, ऑलरेडी नोन वैल्यू है, पता है मैं के 9 एक्सपोनेंट 9 होता है। अच्छा R पार्ट ए के लिए R की वैल्यू भी पता है, क्या चीज नहीं पता, Q1 Q2 नहीं मालूम। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब मैंने फोर्स मालूम करनी है, के की वैल्यू मैंने लिखी 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 Q2 मुझे नहीं मालूम, और R ए पार्ट में R मुझे कितना दिया हुआ है 0.01, और उसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया, स्क्वायर अप्लाई किया। मैं ये फोर्स मालूम कर लेता अगर मुझे Q1 Q2 की वैल्यू मालूम होती, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास Q1 Q2 नहीं है, तो मैं Q1 Q2 की वैल्यू कैसे मालूम करूंगा, जो उसने डेटा मुझे यहां पर दिया हुआ है, ये डेटा उसने दिया ही इस वजह से है कि मैं Q1 Q2 की वैल्यू मालूम करूं। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Q1 Q2 की वैल्यू चाहिए। तो जो उसने डेटा दिया हुआ उसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो इसके हिसाब से फोर्स हमें कितनी दी हुई है 0.2, सही है, फोर्स कितनी है 0.2 इज इक्वल टू K, इसको K रहने दीजिए, Q1 Q2 को एज इट इज रहने दीजिए अपॉन R। इस फोर्स के लिए R कितना है मेरे पास 0.1, तो मैंने लिखा 0.1 और उसके ऊपर अप्लाई किया स्क्वायर। क्या ख्याल है? अब आप बोलेंगे K की वैल्यू क्यों नहीं रखी, मैं जरा क्वेश्चन को और ज्यादा सिंप्लीफाइड रखना चाहता हूं, तो मैं इसको उठा के यहां पे ले आया, तो ये हुआ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया K Q1 Q2। तो मेरे पास सारी वैल्यू आ गई, K Q1 Q2 सारा का सारा इसके बराबर आ गया। सो अब मैं लिख सकता हूं, अब जब मैं F मालूम कर रहा हूं, सो फॉर R इज इक्वल टू ए पार्ट के लिए कितने के लिए 0.01 मीटर के लिए। अब जब मैं फोर्स लिख रहा हूं, क्या मालूम करनी है, तो फोर्स मालूम करनी है, तो सबसे पहले क्या लिखूं K Q1 Q2, तो K
Q1 Q2 की वैल्यू मैं मालूम कर चुका हूं K Q1 Q2 किसके बराबर है ये सारा, तो मैंने लिखा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर। अब समझ में आया आपको कि मैंने K की वैल्यू यहां क्यों नहीं पुट की, क्योंकि पूरा K Q1 Q2 ये पूरी चीज एक सिंपलीफाइड किस्म की वैल्यू बनी हुई है, तो मैं पूरी वैल्यू रख देता हूं ना, और उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या आर स्क्वायर। तो जब फोर्स मालूम कर रहा हूं आर की वैल्यू कितनी है 0.01, तो मैंने डिवाइड किया 0.01 और उसके स्क्वायर से। अब ये पूरी चीज कैलकुलेटर के हवाले हो गई, कैलकुलेटर में पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, और फोर्स की यूनिट क्या आएगा न्यूटन। हरिया, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 20 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है, बुक में भी ये आंसर आ रहा है 20 न्यूटन। अब इसका हम बी पार्ट करेंगे, तो मुझे बताइए बी पार्ट जब मैं करूंगा तो बी पार्ट के लिए मैं यहीं से तब्दीली कर रहा हूं, आर की वैल्यू बी पार्ट के लिए मेरे पास क्या है 0.05 मीटर, तो मैं इसे कर रहा हूं 0.05 मीटर। बात समझ आ रही है? तो जो K Q1 Q2 है ये तो एज इट इज रहेगा, तो ऊपर वाली चीज को न्यूमरेटर को मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा। अच्छा, जो नीचे आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू बी पार्ट के लिए 0.05 है, तो मैं इसे कर रहा हूं 0.05, राइट। अब इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में रखें, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ रहा है हमारे पास 0.8 न्यूटन। 0.8 न्यूटन। अच्छा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो न्यूमेरिकल है इन्हीं चीजों के साथ एग्जाम में आ चुका है। इन्हीं चीजों के साथ का मतलब यह है कि इस तरीके को भी उस न्यूमेरिकल में फॉलो करना था, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। बल्कि छोड़ें, जब मैं न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा फिर बताऊं, मेरे हिसाब से मैं शायद 2018 में आया या 2016 में आया हो, तो हम देख लेंगे उसको। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि क्या जो फोर्स मालूम करनी थी कुछ डिस्टेंस के ऊपर, उसके लिए हमारे पास K Q1 Q2 नहीं था जो कि गिवन डेटा से निकाला है। इसको याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल एग्जाम के हवाले से मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं 12.2, कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं मेरा ख्याल है। अब लफ्ज पॉइंट चार्ज आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक लफ्ज नहीं रहेगा, ठीक है, आपके लिए बहुत आसान सा लफ्ज है कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक की वैल्यू है +1 एक्सपोनेंट -4, दूसरी के -1 एक्सपोनेंट -4। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरे पास है पहला चार्ज Q1 जो कि है +1 एक्सपोनेंट -4 कूलम, और दूसरा चार्ज है मेरे पास माइनस, ये Q2 है, इसको मैं कह रहा हूं -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम। अच्छा, मुझे कैसे पता चला ये प्लस या माइनस? किसी भी चार्ज की वैल्यू से पहले ये जो प्लस और माइनस होते हैं ये उस चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव होने को बताते हैं। ये जो मैंने जुमला इस्तेमाल किया है किसी चार्ज के पॉजिटिव या नेगेटिव होने को बताते हैं, इसको हम कहते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको कहते हैं पोलैरिटी। तो जब हम कहेंगे ना पॉजिटिव पोलैरिटी तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोलैरिटी नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से हम बैटरी के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी है, यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी है। तो किसी चीज का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना, वर्ड पोलैरिटी। सो इस पॉजिटिव से पता चला पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव से पता चला नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आर प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों का एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, राइट। ऐसे लिखे, a charge of 6 exponent -5 coulomb is placed midway between them। midway का मतलब ये कि बिल्कुल दरमियान में, इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में यहां एक पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास क्या है Q3 है, राइट। इसको Q3 का नाम दे देता हूं, और इसकी वैल्यू उसने हमें दी हुई है, ये है +6 एक्सपोनेंट -5, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। अच्छा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी क्या हम न्यूमेरिकल करते हुए फॉर्मूले के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं? कोई जरूरत नहीं इसको रखने। इसको रखने से डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मालूम हो जाएगी, लेकिन वो हम अलग से मालूम कर लेते हैं। इसको पॉजिटिव नेगेटिव को वहां रख के करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वी आर कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, राइट। सो ये पूरी कहानी से समझा दी, आगे वो क्या है। अच्छा, अगर ये बिल्कुल मिडवे रखा हुआ है तो मुझे बताइए इन दो चार्ज जहां से Q1 और Q3 के दरमियान डिस्टेंस कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या है। और ये Q2 और Q3
के दरमियान ये डिस्टेंस भी कितना हो गया आपके पास, इसको भी आप बोलेंगे 20 सेंटीमीटर हो गया। मेरा ख्याल आसान बात है। अब आप ऐसे कर लेते हैं, चूंकि 1 और 3 के दरमियान डिस्टेंस 20 है, तो R13 लिख देते हैं कि चार्ज 1 और 3 के दरमियान डिस्टेंस, और चूंकि ये Q2 Q3 के दरमियान डिस्टेंस है तो इसको 2 3 लिख दीजिए। थोड़ा सिंपल इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि हमें एग्जाम के लिहाज से न्यूमेरिकल करने में जो है कि पहचानना किस तरह है। तो ये हमने तस्वीर बना ली, साफ फरमा रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। इसके ऊपर बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q3 कितना है, और दूसरा दिया गया डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q3 कितना है। तो सोल्यूशन राइट। अच्छा, अगर वो लफ्ज इस्तेमाल करता कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q3, कैलकुलेट, ये जरा जुमला गौर से समझो, कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q3। अगर फोर्स ऑन Q3 कहता तो मैं ये दोनों मालूम करता, क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। सो मैं लाजमी तौर पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम करता। बी केयरफुल। लेकिन अगर वो मुझसे कहता है कैलकुलेट डी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q3, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम करता, डायरेक्शन मालूम नहीं करता। ये वो जगह है जहां पर हमारे बुक में कुछ न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल हैं, उनकी वर्डिंग में बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो मालूम नहीं था कि डायरेक्शन भी मालूम करनी चाहिए। वो फोर्स क्या है, तो भाई फोर्स वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताओ। जब वो लिख रहा है, स्पेसिफिकली लिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो क्यों डायरेक्शन मालूम कर रहे हो, क्यों उसको ये बता रहे हो, तो तुम्हें समझ ही नहीं आया कि मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ये क्यों एग्जामिनर के ज़हन में बात डाल रहे हो, क्यों ओवर या एक्स्ट्रा एफिशिएंट काम करने की कोशिश कर रहे हो। सो बी स्पेसिफिक, जो पूछा जा रहा है वो करके बताओ। तो वर्डिंग से हम एग्जामिनर लोग ये भी समझना चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा ख्याल है बात क्लियर है आप लोगों को। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल की। सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन को कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि डायरेक्शन बहुत आसान है। और डायरेक्शन क्यों आसान है, देखो मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, एक ये रहा पॉजिटिव चार्ज, एक ये दरमियान में पॉजिटिव चार्ज रखा है, और एक नेगेटिव चार्ज ये पहला वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। कोई इतराज, ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन ये क्या है, Q1, ये Q3 था, और ये क्या था, Q2। तो डायरेक्शन कहां से कहां होगी, डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ होगी। तो मैं लिख देता हूं कि डायरेक्शन इज फ्रॉम Q1, उसने तो न्यूमेरिकल में Q1 नहीं बोला, मैंने Q1 बोला, तो मैं वैल्यू भी लिखूंगा, Q1 + 1 एक्सपोनेंट -4 कूलम टूवर्ड्स Q2 -1 एक्सपोनेंट -4 कूलम। ये Q1 Q2 का वैल्यू लाजमी लिखिएगा, क्योंकि 1 2 मैंने कहा है, न्यूमेरिकल में 1 2 नहीं लिखा हुआ था। अगर न्यूमेरिकल में 1 2 लिखा होता तो मैं Q1 to Q2 कर देता। तो आप बुक में देखेंगे तो उसने लिखा होगा, बुक में उसने डायरेक्शन सिंपल ये लिखा है कि इससे इसकी तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इससे इसकी तरफ जा रहा है। ओके, तो मेरा ख्याल है ये वाली बात आपकी समझ में आ चुकी। अब हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की। वो कैसे निकालें, तो जनाब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है। जैसा कि हम बात जानते हैं कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप यहां पर अगर देखिए तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी एक फोर्स इस तरफ है, ये कह लो F, और दूसरी फोर्स भी इस तरफ है, तो ये इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव की फोर्स की डायरेक्शन ये रही। तो ये पॉजिटिव Q1 है और ये पॉजिटिव क्या है, Q3। ऐसे ही ना, Q3 है, तो मैं इसकी फोर्स दे देता हूं F13। बात समझ आ रही है, 1 3 Q1 Q3 के दरमियान जो फोर्स है वो है F13। इसी तरीके से ये माइनस वाला इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये 2 और 3 की फोर्स है, इसको मैं कह देता हूं F23। क्या करें, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले F13 चार्ज 1 और 3 के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मैं चार्ज 2 और 3 के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा,
1 और 3 के दरमियान फोर्स F13 कैलकुलेट करूंगा, ये फोर्स कैलकुलेट करूंगा, और F2 और सॉरी चार्ज Q2 और Q3 के दरमियान फोर्स, जिसको मैंने 2-3 का है, 2-3 के दरमियान फोर्स, ये फोर्स कैलकुलेट करूंगा। इन एरो को बताने का मकसद ये कि दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, वेक्टर से हम ये बात जानते हैं कि जब दो फोर्सेस एक डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे मालूम किया जाता है? दोनों फोर्सेस को हम सिंपल क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ये बात समझ आ रही है? क्या हमेशा ऐसे होगा? जी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमें यह देखना होगा कि जिन दो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं वो दो फोर्सेस एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रही है। अगर दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो उनको सिंपल प्लस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यहां तो नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूं एक फोर्स इस तरफ हो और एक फोर्स इस तरफ हो, तो फिर रिजल्टेंट कैसे मालूम करेंगे? दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये वेक्टर ने हमें बताया। अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में हो, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में हो, फिर हम कैसे मालूम करेंगे? हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल समझ लें, हेड टू टेल रूल। पहले के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखी और ये रिजल्टेंट। तो फिर हम इसको पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व करेंगे। हम रिजल्टेंट मालूम करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैट्रिक्स से। जो रिजल्टेंट हमने मालूम किया था fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, या पहले वेक्टर पे स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर पे स्क्वायर बिंदु, तो फिर हम उसके तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर इसके अलावा इन दोनों के दरमियान कोई एंगल हुआ, इनके दरमियान कुछ इस किस्म का एंगल हुआ, तो फिर हम कौन सा लॉ लगाएंगे जिसे हमने कहा था कोसाइन लॉ, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में, एनालिटिकल एडिशन ऑफ वेक्टर। राइट? आप खुशकिस्मत हैं कि मैंने ऑलरेडी पूरा वेक्टर चैप्टर थ्योरी के साथ अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर। मोहम्मद कामरान पंडित मेरे चैनल का नाम है, तो आप जाकर वहां से रिवाइज कर सकते हैं एनालिटिकल एडिशन ऑफ वेक्टर। तो किसी वेक्टर को फॉर्मूले की मदद से किस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो छोटी सी वीडियो है, आप उसको देख के रिकॉल कर सकते हैं। सो ये बातें याद रखने की हैं, ये यहां पर अप्लाई होंगी मेरे पास न्यूमेरिकल में, बी केयरफुल। सो राइट नाउ मैं F13 चार्ज 1 और 3 के दरमियान फोर्स निकाल रहा हूं, और मैं 2 और 3 के दरमियान फोर्स निकालूंगा, दोनों को सिंपल प्लस करूंगा। क्यों सिंपल प्लस करूंगा? मेरा ख्याल है ये बात अब आपके ज़हन में बैठ चुकी है, क्योंकि दोनों फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन। किसने बताया सेम डायरेक्शन? यहां से हम ये आंसर निकाल चुके हैं। So let's start. First we calculate F13, then we calculate F23, and then we plus them. Okay? Let's start. F13 क्वेश्चन मार्क, बड़ा आसान सा है। F का फॉर्मूला पहले लिखिए, K, फोर्स क्या है? 13 K, Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर। सॉरी मैंने R क्यूब लिख दिया, R स्क्वायर। राइट? तो हम वैल्यूज को पुट करें। F13 K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 आपके पास कितना है? 1 एक्सपोनेंट माइनस 4, Q3 आपके पास कितना है? 6 एक्सपोनेंट माइनस 5। राइट? और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है? देखो 1 और 3 के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 13। इसको R13 लिख सकते हैं, R13। तो कितना डिस्टेंस है 1 और 3 के दरमियान? 20 सेंटीमीटर। डिवाइड करो 100 से तो 0.2 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.2 और उस पे स्क्वायर। राइट? तो अब इसको सारे को सॉल्व कर लो, यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी F13। इसी तरीके से अब हम मालूम करेंगे F23। क्वेश्चन मार्क। सो जनाब F23 इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर। 23 है तो Q2 Q3 और R कितना होगा? 23। वैल्यूज को पुट कीजिए। F23 K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, Q2 आपके पास कितना है? 1 एक्सपोनेंट माइनस 4। प्लीज माइनस मत रखिएगा। और Q3 सॉरी Q3 है ना, तो ये मैंने Q2 के बाद Q3 लिखना चाहिए था। सॉरी, सही है, Q2 Q3। अच्छा, अब Q3 की वैल्यू रखनी है, वो कितनी है मेरे पास? 6 एक्सपोनेंट माइनस 5 डिवाइडेड बाय R23 मेरे पास कितना है? 20 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करें 0.2, तो 0.2 और ऊपर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा F23। तो मेरा ख्याल है ये देखिए 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 6 एक्सपोनेंट माइनस 5, 1 एक्सपोनेंट माइनस 4 6 एक्सपोनेंट माइनस 5, 9 एक्सपोनेंट 9 9 एक्सपोनेंट 9, 0.2 स्क्वायर 0.2 स्क्वायर। तो F13 F23 सेम वैल्यू आएंगी। तो अगर आप में से किसी ने कैलकुलेट किया तो मुझे बताइए कितना आ रहा है? सर 1350 Okay, न्यूटन। 1350 Newton. So this will also be 1350 Newton. So resultant
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब हमारे पास क्या हो जाएगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1350 प्लस 1350। अब आपको मैं बता चुका हूं दोनों को क्यों प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस करने कितना आ गया 2700 न्यूटन। ठीक है 2700 न्यूटन। अच्छा हमारी बुक में ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हमारी किताब में कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है 2700 10⁻³ ये उस वक्त होगा जब आप 2.7 लिखोगे फिर 10⁻³ पॉइंट, तो मेरा ख्याल है उसने 2.7 क्योंकि आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे जाते हैं उसने 2.7 लिखा होगा, लेकिन जिसने टाइपिंग की होगी उसको पॉइंट नजर नहीं आया होगा तो उसने 2.7 और 00 लिखकर आगे 10⁻³ लिख दिया। तो अगर 2.7 लिखेंगे फिर ये आंसर होगा, फिर 10⁻³ होगा। तो आपका आंसर 2700 बिल्कुल एक्सीलेंट आंसर है।